दोस्तों इनकम टैक्स ट्यूटोरियल की ये हमारी चौथी वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी माने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिनमें हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में बताया था। अब ये वाली वीडियो में हम बताएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कैपिटल गेन कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से होने वाले गेन या लॉस पे लगता है। मीन्स हो सकता है आपका कैपिटल गेन हो जाए या फिर कैपिटल लॉस भी हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ओके, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, क्योंकि ये जो कैपिटल एसेट होती है उसके ट्रांसफ़र पे ही कैपिटल गेन या फिर लॉस बनता है। तो कैपिटल एसेट के लिए बोला गया है कैपिटल एसेट मीन्स ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। तो यहाँ पे सिंपल से बोला गया है, देखिए डेफिनेशन पूरी काफ़ी लंबी है, ये पूरा जो आप स्क्वायर देख रहे हो ब्लू में वो पूरा डेफिनेशन है। ओके, तो पहला जो क्राइटेरिया है उसमें बोला गया है कैपिटल एसेट मीन्स ऑल काइंड ऑफ, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी वो आपके बिजनेस से जुड़ी है या फिर नहीं है, लेकिन उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो बोला गया है बट डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे बट डज नॉट इंक्लूड, तो इंक्लूड क्या नहीं है वो भी बताया गया है। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स आपके ट्रेड में जो भी स्टॉक है, आपके बिजनेस में जो भी स्टॉक है उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। देन पर्सनल इफेक्ट, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड और गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट, उसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाए। इससे अलावा कोई भी तरह की प्रॉपर्टी होगी तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। चलिए, दूसरा मेंशन किया गया है बी में। ए क्राइटेरिया में ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बोला है, लेकिन एक्सक्लूजन सामने रखा हुआ है। और बी में बोला है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई सिक्योरिटी होल्ड करके रखी हुई है, ओके, तो वो कैपिटल एसेट उनके लिए मानी जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है अदर देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उनके लिए हर एक तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होगी। लेकिन ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जैसे स्टॉक, अगर आपका बिजनेस में स्टॉक है तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। वैसे ही पर्सनल इफेक्ट, क्या होता है पर्सनल इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट माने वो वाली चीज़ जो आपकी पर्सनल होती है और मूवेबल होती है, तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके भी एक एग्जेम्पशन है। जैसे पर्सनल इफेक्ट की मैं बात करूँ तो देखिए, आपका लैपटॉप हो गया, आपकी कार हो गई, ओके, तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है और आपकी पर्सनल है, तो उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है, जैसे कि अगर ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है और ऐसा ही कोई आर्ट वर्क है, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो देखिए सर, पर्सनल इफेक्ट में तो आपने बोला कि पर्सनल है और मूवेबल है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि कौन सा एक्सक्लूजन है, कौन सा एक्सक्लूजन नहीं है? तो देखिए, पर्सनल इफेक्ट में फॉल करने वाली कोई भी तरह की एसेट होगी, ओके, या लैपटॉप हो आपका, या फिर आपकी कार हो, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे कोई ज्वेलरी हो, ये तीनों फॉल करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लूजन है पर्सनल इफेक्ट में? तो देखिए, जो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है और पर्सनल है, उसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं बढ़ती है, तो वो वाले केस में उसे पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। लेकिन उसकी फ्यूचर वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो वाले केस में उसे पर्सनल इफेक्ट के क्राइटेरिया में हम नहीं डालेंगे, मीन्स वो कैपिटल एसेट बोला जाएगा। जैसे ज्वेलरी की फ्यूचर वैल्यू बढ़ती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ऐसा ही कोई आर्ट वर्क होगा तो उसकी फ्यूचर वैल्यू मीन्स वो उसकी वैल्यू बढ़ती है फ्यूचर में। ओके, जैसे गोल्ड की बात कर लो, तो वो पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी उसे कैपिटल एसेट माना गया है। अब इसको छोड़ के जो भी पर्सनल इफेक्ट में फॉल करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका लैपटॉप, देखिए आज लिया है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। कार ली है तो कार की वैल्यू भी घटेगी, तो वो पर्सनल इफेक्ट बोली जाएगी। ओके, तो पर्सनल इफेक्ट का वो वाला जो क्राइटेरिया होगा वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। चलिए, तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ओके, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। मीन्स जब कैपिटल एसेट ही नहीं होगा
तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगने का सवाल ही नहीं है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसे बोला जाएगा? तो उसके लिए बताया गया है कि लैंड मस्ट बी आउटसाइड द म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन। म्यूनिसिपलिटी का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है उससे बाहर वो लैंड होना चाहिए, तब जाके ही उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर म्यूनिसिपल एरिया इज वेयर पॉपुलेशन, किसी म्यूनिसिपल एरिया में अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो वो जो भी म्यूनिसिपल एरिया होगा उसके एरियल व्यू में 2 किलोमीटर तक का एरिया भी म्यूनिसिपल एरिया ही कंसिडर किया जाएगा। और वो म्यूनिसिपल एरिया में फॉल करता कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोला जाएगा। वैसे ही अगर पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ के 10 लाख तक है तो वो वाले केस में वहाँ से म्यूनिसिपल एरिया का जो एरियल व्यू में जो 6 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भी म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन समझा जाएगा और वहाँ पे फॉल करता कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए कंसिडर किया जाएगा। और 8 किलोमीटर से आगे का कोई भी एरिया होगा बियॉन्ड 8 किलोमीटर तो उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के लिए बोला गया है, सिर्फ लैंड के लिए नहीं बोला गया। ओके, सिर्फ लैंड होगी तो वो कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे देखा जाएगा कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट बनेगा, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं बोला जाएगा। ओके, चौथा जो एक्सेम्पशन है वो है गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए हैं तो उसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अब पूरी डिटेल में एक बार फिर से ओवरव्यू ले ले इसका, ये डेफिनेशन का। तो बोला गया है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, लेकिन अगर स्टॉक होगा आपका बिजनेस का, पर्सनल इफेक्ट होगी जिसके बारे में हमने बात की, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगा या फिर गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट होंगे तो वो कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। चलिए अब और डिटेल में थोड़ा जाते हैं। कैपिटल एसेट कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है। और वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो कैसे डिटरमाइन करोगे? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट डिटरमाइंस, जो आपने कैपिटल एसेट होल्ड करके रखी है वो कितने पीरियड से होल्ड कर रहे, कितने वक्त से आप होल्ड कर रहे हो, वो डिटरमाइन करता है कि जो एसेट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और ये पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफर करता है हर एक तरह की प्रॉपर्टी के लिए। मीन समझिए एक प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने है तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने हो सकते हैं और किसी और प्रॉपर्टी के लिए 36 महीने भी हो सकते हैं। तो वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफरेंट रहेगा और डिटरमाइन करेगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। चलिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एसेट विच डज नॉट फॉल अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। ओके, मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज दैट विच इज ट्रांसफर्ड। अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहा जाएगा? जिसका ट्रांसफर नीचे बताए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, वो कैपिटल एसेट आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी है और वो 12 महीनों के बीच में ही उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटी माने क्या होगा? जो भी स्टॉक होते हैं NSE BST में रजिस्टर्ड, अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, SIP वगैरह कर रखी है, तो वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कंसिडर होगी। ओके, और अगर 12 महीने के पहले उसे बेचा जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ओके, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर बनती है तो वो वाले केस में उसमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। अब ये शेयर है या फिर जो भी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो 12 महीने के बाद बेचोगे तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर लगेगा। वैसे ही अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती है, लैंड होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलग है,
उसमें 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। मीन्स 24 महीने से पहले अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बेच देते हो तो वो वाले केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और अगर 24 महीने के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। वैसे डेट फंड और गोल्ड के लिए 36 मंथ का पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर किया गया है। मीन्स 36 महीने के बीच आप गोल्ड बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उसलिए उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर 36 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। देखिए, तो हर एक तरह की प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डिफरेंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिटरमाइन करने के लिए। ओके, अब नीचे देखेंगे टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। लिस्टेड सिक्योरिटी पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है और लिस्टेड सिक्योरिटी बेची जाती है तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगती है। और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी मीन्स जो शेयर है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वगैरह आप 1 साल के बाद बेचोगे तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। ओके, तो वैसे यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो मेंशन किया गया है वो सॉरी ये वाला नहीं है, ये गलत है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे है, तो वो चेंज हो गया है थोड़ा। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए 15% लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10%। ओके, वैसे ही अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बनेगा एज पर स्लैब। जो स्लैब में आप फॉल करते हो मीन्स 5% का, 20% का, ओके, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 20% लगेगा। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स की बात करें तो 20% लगेगा। वैसे ही अगर डिबेंचर डेट फंड है या फिर गोल्ड है तो वो वाले केस में सेम रहेगा एज पर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट लगता है वही लगेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हमें बताए गए हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कितने में? 2 लाख में 2016 में खरीदी और 30 लाख में 2017 में बेच दी। हालांकि उन्होंने जब घर खरीदा था तो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट पे 1 लाख का खर्च किया था और जब घर को बेचा 2017 में तो उन्होंने ब्रोकरेज भी पे की थी 1 लाख की। ओके, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन माने जो बेचे जाने वाली जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू पे बेचा गया है प्रॉपर्टी को, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा 30 लाख। अब 30 लाख में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मीन्स जो ब्रोकरेज वगैरह लगा है वो घटाया जाएगा, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा 29 लाख। ओके, अब उसमें से जब घर खरीदा गया तो कितनी वैल्यू पे खरीदा गया था? 2 लाख पे, तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 2 लाख घटाएंगे और साथ ही साथ घर पे जो खर्च किया था इम्प्रूवमेंट पे वो 1 लाख भी घटाएंगे, तो टोटल आपको जो 26 लाख वैल्यू मिलेगी वो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसे 24 महीनों के बेच में ही बेच दिया गया है, तो वो वाले केस में वो बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये 26 लाख है, उसके ऊपर आपके स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये वाला। मिस्टर एक्स ने गोल्ड खरीदा। अब गोल्ड का एग्जाम है, समझिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसा ही, लेकिन गोल्ड के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल होता है। ओके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कंसिडर करने के लिए मिस्टर एक्स ने गोल्ड खरीदा 2 लाख में, 2009 में खरीदा था, वाई को दिया था, लेकिन समझ लीजिए 2009 में वाई ने ही खरीद लिया है। एक्स ने खरीदा, वाई ने खरीदा, एक ही है क्योंकि गिफ्ट किया गया है। वाई ने जेड को बेच दिया 2017 में, तो 9 में खरीदा गया 2 लाख में और 2017 में बेचा गया 20 लाख में, तो टोटल ड्यूरेशन हो गया 8 साल का, जो 3 साल से ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता है ये, और उस तरह से ही टैक्स की कैलकुलेशन होगी। क्या करेंगे? 20 लाख होगी फुल वैल्यू कंसिडरेशन, कोई एक्सपेंसेस वगैरह उसके ऊपर नहीं किया है, तो 20 लाख ही बनेगी नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम सीधे घटा देते थे, पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा। ओके, जो भी खरीद मीन्स जो परचेज वैल्यू थी वो हमने निकाल दी थी, देन इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी निकाल दी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो वो वाले केस में इंडेक्सेशन किया जाता है। मीन्स फुल वैल्यू कंसिडरेशन तो वही रहेगी, लेकिन जब परचेज वैल्यू ढूंढनी होती है तो परचेज वैल्यू के लिए आपको इंडेक्सेशन का जो टेबल है वो देखना पड़ता है। कैसे करते हैं वो?
तो जो भी आपकी परचेज वैल्यू होगी जो है 2 लाख, और 2 लाख में से 2 इंडेक्स वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी जो डिवाइड की जाएगी। मीन्स सेल ईयर जो होगा वो सेल ईयर की जो वैल्यू मिलेगी उससे परचेज ईयर की जो वैल्यू होगी उससे सेल ईयर की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अगर इंडेक्सेशन टेबल आपको देखना है तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए किस साल में बेचा गया है गोल्ड 2017 में, और किस साल में खरीदा गया है 2009। तो 2017-18 का अगर आप देखोगे इंडेक्स वैल्यू, देखिए इंडेक्सेशन टेबल होता है, तो जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होती है तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखना पड़ता है, उसके मुताबिक आपको मीन्स डिराइव करनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बेचने वाला साल है 2017-18 तो 272 वैल्यू है, और ख़रीदने वाला साल था 2008-9, 8-9 है या 9-10 है, चलिए 9-10 है, तो 9-10 के लिए वैल्यू कितने हैं 148। ओके, तो 272 को 148 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई होगा जो परचेज वैल्यू है 2 लाख की परचेज वैल्यू। ओके, सेल ईयर का इंडेक्स वैल्यू है 272 और परचेज ईयर का इंडेक्स वैल्यू है 148। तो इससे जो डिराइव होगी उसे बोला जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ढूंढनी पड़ती है। अब उसको नेट सेल कंसिडरेशन में घटाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा आपको 16,32,433। अब इसके ऊपर स्लैब रेट, आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे स्लैब रेट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल है